हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आप अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी नीट और जेई यानी कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कौन से कोचिंग को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं पे आंसर देखने को मिले और बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिले या फिर देखने को मिले जो कि आप रिलेट कर पाओ और उसके बेसिस पर यह डिसाइड कर पाओ कि कौन सा कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा और बेस्ट रहने के साथ साथ आप वहां से ज़्यादा कुछ सीख कर निकल पाओ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि कोचिंग को डिसाइड करना भी एक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम जो हम हर बार सुनते ही रहते हैं तो उनको डिसाइड करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं तो आप भी वही करोगे। बट डिफरेंसेस क्या हैं और कौन से स्टूडेंट को क्या ज्वाइन करना चाहिए वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अगर आपको बातें अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मन करे तो शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको सही गाइड देने में मुझे थोड़ी आसानी हो। और आप अपने सजेशन भी दे सकते हो अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके हर एक पॉइंट को आपके लिए क्लियर करूंगा जब जितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको यह देखना होगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट की कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया हुआ है, हर एक चीज़ को बेसिक से बताने की कोशिश में कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपको जहां पर रिलेटेबल लगे वहां लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली कैटेगरी है फ्रेशर्स। एडमिशन्स के लिए अगर आप देख रहे हो, एकदम आप फ्रेशर हो। अब फ्रेशर भी अलग अलग टाइप के होंगे तो उनको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं कि फाउंडेशन के लिए देख रहे हैं, वो अभी उनका नीट का कोई चांसेस नहीं है बट वो फाउंडेशन के लिए चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लास्ट आता है रिपीटर्स के लिए, तो इनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर इन तीन कैटेगरीज, अगर आप भी किसी एक कैटेगरीज से हो तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की। तो इस फ्रेशर्स में भी दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं, जो कि फुल्ली फ्रेशर्स हैं या ये कह लो कि स्कूलिंग से है। उन्होंने अपनी कंप्लीट स्टडीज क्लास फर्स्ट से लेके, उससे नीचे की बात पे नहीं कर रहा, क्लास फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक उन्होंने स्कूलिंग से की है और कोचिंग का उनको कोई आइडिया नहीं है, ना है फाउंडेशन का आइडिया। तो ये उनकी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विद फाउंडेशन, लेकिन वो फाउंडेशन स्कूल में था। तो स्कूल में आपको पता ही होगा, मैं किसी की बुराई यहाँ पे नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इससे रिलेट भी कर पाओगे। स्कूलिंग का मतलब है कि स्कूल में फाउंडेशन तभी अच्छा लगता है आपको जब आप स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हो, क्योंकि उस टाइम पर सब जोश में होते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद में ओनली स्कूलिंग है तो स्कूल में तो वही चीज़ें होंगी जो स्कूल में हुआ करती हैं। तो इससे आप समझ पा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फुली फ्रेशर्स। तो फुली फ्रेशर्स यानी कि जो स्कूलिंग से है, तो उनको अगर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये देखना होगा कि उनको कितना पता है कि नीट का एग्ज़ाम देना है। उनको ये पता है कि नीट का एग्ज़ाम देकर, नीट क्रैक करके आप डॉक्टर बन सकते हो और आपको सिर्फ 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना है। उनको ये बात दिमाग में रहती है। इसके अलावा उनको कोई भी आइडिया नहीं रहता कि इसके अलावा भी क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो स्कूलिंग से है, वहाँ पर आइडिया नहीं दिया जाता, कोई भी वहाँ पर जानकारी नहीं दी जाती कि किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। किसी को क्लासेस या फिर स्कूल में अगर देते हो तो वो अलग बात है, बट वहाँ पर हर स्कूल में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। 11th 12th क्लास का सिलेबस तो है, लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं वो बॉडी, जिसको एनटीए बोलते हैं, तो वो इतने तो पागल है नहीं कि आपका 11th और 12th क्लास का सिलेबस डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को या पेरेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ 11th और 12th का सिलेबस है, बट अंदर की रियलिटी उनको नहीं पता होती कि अगर 11th और 12th का सिलेबस इतना सा होता जिसमें कि नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके आप डॉक्टर बन सकते थे, तो उन्होंने यही क्यों रखा। इसका मतलब आसान तो वो नहीं है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानना जरूरी होती हैं। अब वो कैसे पता कर पाओगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात आती है कि पेपर पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने जो 12th क्लास में या फिर जितनी स्कूल में पेपर दिए हैं उन सभी से डिफरेंट आगा, और जो स्कूल में आपको टफ लगता है वही एग्ज़ाम नीट का पैटर्न है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स स्कूल में ज़्यादा टफ लगते हैं, बट नीट का एग्जाम का फॉर्मूला ही वो है कि वो न्यूमेरिकल्स आपसे ज़्यादा पूछते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट्स जो आपको बेकार लगते हैं वही पार्ट आपसे ज़्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहली जो स्कूलिंग के बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं एकदम, उन्हीं को अपन मैं फ्रेशर बोलूँगा, बाकी को मैं किसी को फ्रेशर नहीं बोलने वाला। ये भी अगर किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए पहले से सॉरी।
बट जो फुली फ्रेशर्स हैं उनको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए, अपने 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का, और कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको आता है वो पता होना चाहिए। मैं एलिब्रेट करके आपको बता रहा हूँ। दूसरा है पेपर पैटर्न, कि आपको पेपर के बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ज़्यादा मेन है। तो ये आपको पता करने के लिए, तो ये अगर फुली फ्रेशर्स हैं, आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि हमें बड़ी कोचिंग में ज्वाइन करना है, आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि आपने वही नाम सुने होते हैं, न्यूज़पेपर में भी वही नाम देख रहे होते हो। तो इससे मैं आपको सिर्फ एक ही आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूलिंग से हो तो आप बड़ी कोचिंग में ना ही जाओ। ये मेरा ओपिनियन है, वो मैं क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ मैं आपको अभी। कि बड़ी कोचिंग में जाओगे क्योंकि आपको सिर्फ स्कूलिंग का आइडिया है, तो स्कूलिंग में इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते और ना ही उस तरीके का माहौल होता जो कि एक कोचिंग में होता है। अगर बड़ी कोचिंग में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको माहौल में बनने में ही 2 से 3 महीने लग जाएंगे, और उस माहौल के अंदर 3 महीने में इतना सिलेबस वो करवा चुके होंगे कि जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना आपका बैकलॉग हो गया, और उसको कवर करते करते आपको पूरा साल निकल जाएगा। नीट का पेपर भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा जो छूटा हुआ पोर्शन था वो कवर में कैसे करूँ। तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन होगा कि किसी छोटे कोचिंग को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपकी फ़ीस भी कम होगी और आपके ऊपर फोकस भी टीचर्स का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको नॉलेज भी मिल जाएगा कि पेपर कैसा होता है, इसके अलावा किस तरीके से स्टडीज़ होती हैं, किस तरीके से माहौल होता है, सिलेबस क्या होता है। और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, अगर कहीं किसी ऐसे स्कूल से हो जहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस छोटी कोचिंग में आप वो भी अच्छे से सीख पाओगे। और मेन चीज़ ये है कि आप अपने घर के आसपास रहो, ताकि आपको 1 साल आपने वो दिया, उससे तो अच्छा ही है कि बड़ी कोचिंग में जाके आपको यही समझने में 1 साल लग जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ या फिर हो क्या रहा है ये। तो वहाँ जाने से अच्छा है कि छोटी कोचिंग में जाके आप ये समझ लो कि हाँ कोचिंग में होता क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा रीज़न था बताने का। अब आती है फाउंडेशन के लिए। तो फाउंडेशन के लिए स्कूल की फाउंडेशन आपने की हुई है, बड़े कोचिंग में ना जाकर आप, अगर फाउंडेशन भी 2 टाइप का होता है, वो फाउंडेशन वाला मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन जो स्कूलिंग में आप कर रहे हो तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है कि हालांकि होता क्या है, कि चीज़ों के बारे में सिलेबस आपको पता है, पैटर्न आपको पता है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको फ्रेशर्स के बारे में बता दिया कि फ्रेशर्स मैं उसी को बोलूँगा जो कि फुली स्कूलिंग से है। नेक्स्ट करते हैं फाउंडेशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास से स्टार्ट कर रहे हो। तो फाउंडेशन भी आप आजकल बहुत टाइप के होने लग गए हैं, जैसे कि 11th और 12th क्लास से पहले भी होते हैं, यानी कि मान के चलो कि 6th या फिर 7th क्लास से फाउंडेशन में बच्चे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके लिए बात करें तो ये किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और कोशिश करें कि बड़ी कोचिंग में ना जाकर स्टार्टिंग से उन कोचिंग्स में जाएं जहां पर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपके ऊपर ध्यान रखा जाए। बात करें 11th और 12th क्लासेस के लिए, तो ये फाउंडेशन अगर स्टूडेंट कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने नहीं किया, तो आप अच्छे से कोचिंग में जा सकते हो, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा। अच्छा कोचिंग में बोल रहा हूँ, तो आप खुद इससे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कोचिंग अच्छे हो सकते हैं जिसमें आपको अच्छा नॉलेज मिले, यानी कि 11th-12th क्लास का बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आगे की आपकी राहें आसान हो जाएंगी। तो 11th-12th क्लास में अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हो तो किसी बड़े कोचिंग में करो, ये सजेशन रहेगा, क्योंकि आपका बेस यहाँ से बनना है। क्योंकि आपने 10th क्लास तक चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे भी पढ़ी अच्छी बात है, बट 11th क्लास आपका कोचिंग में करोगे आप, तो वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से पैटर्न होने वाला है। तो 12th में जाते जाते आप चीज़ों से एकदम क्लियर हो जाओगे और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम दे पाओगे नीट का। तो ये बात हुई फाउंडेशन की। फाउंडेशन को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स की सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले यही होते हैं रिपीटर्स। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमने तो बहुत से कोचिंग ऐसे देखे हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ आता है कि फ्रेशर ने इतने सिलेक्शन दिए, 720 में से 720 नंबर फ्रेशर्स के आगे। तो मैं वो भी बताऊँगा कि वो फ्रेशर्स कौन से फ्रेशर होते हैं। जो वो फ्रेशर होते हैं वो भयंकर रिपीटर वही होते हैं जो कि फ्रेशर्स के साथ 720 नंबर ला रहे होते हैं। कैसे, वो मैं बताऊँगा आगे आपको। देखो, अब बात करते हैं कि जो रिपीटर्स होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, या तो वो स्टूडेंट हैं और कंप्लीट क्लासेस आपने लगाई हुई हैं और कंप्लीट सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हर एक वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है जो कि एक नीट को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होती है। या फिर मैं नीट के बेसिस पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नीट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सेम पैटर्न आप IIT के लिए भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अवेलेबल है। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ये आपने सुनी होगी कहावत। तो प्रैक्टिस आपकी कमी है क्योंकि आपने अच्छे से क्लास लगाई है,
इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों नोट किए हुए हैं, तो ये दोनों आपने की हुई है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सीरियस थे। तो बट कहीं ना कहीं कमी रही है, और वो कमी रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस में। या तो आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी रही होगी, या फिर कुछ पेपर में आपसे मिस्टेक हो गई होगी। तो आपको खुद को ये लगता होगा कि आपको कोचिंग करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि कोचिंग आप ज्वाइन करोगे सिर्फ उस लिए कि आपको एक सिलेबस का पता हो, एक पैटर्न का पता हो कि किस तरीके से एग्ज़ाम होती है, क्योंकि वहाँ पर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो उसी चीज़ की जो आप फाइनल देने वाले हो, तो वहाँ पर आप परफेक्ट होते हो। बट कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में मिस्टेक हुई है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग को प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप एक ऐसा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि अच्छे से प्रैक्टिस होती है, यानी कि हर टेस्ट उसमें लगते हो, हर वीकली टेस्ट लगते हो या फिर 15 दिन से टेस्ट लगते हो, पूरे ईयर वाइज का वो पेपर आप दो, उस कोचिंग को ज्वाइन करो, कंप्लीट सिलेबस के पेपर वो दो, उसके बाद में आप लास्ट में डीटीएस वगैरह होते हैं जो डेली प्रैक्टिस होते हैं वो दो। इससे आपकी प्रैक्टिस मैन हो जाएगी, और प्रैक्टिस के लिए आप क्लासेस ज्वाइन ना करके आप खुद ही अब घर पे कहीं पर भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं पर भी आप अपनी सूटेबल जो कंडीशन आपको लगती है, कहीं पर भी आप रहते हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, वहाँ पर रह के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने क्लासेस और नोट्स आपके पास अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उनको पढ़े भी होंगे, क्योंकि आप क्लासेस और कंप्लीट नोट्स वही बनाता है जिसको कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस है या फिर उसको पढ़ना है। तो आपने डेफिनेटली पढ़ा है, प्रैक्टिस आपकी कमी है, तो आप वो प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि कैसे कर सकते हो और कहाँ पे कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। प्रॉपर क्लासेस जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस में तो टीचर्स पढ़ाएंगे, उनको तो सब कुछ ऑलरेडी आता ही है, और आपके पास भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो वो पढ़ाएंगे। तो आपको अब मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस के ऊपर, तो जितने प्रैक्टिस आप करोगे वही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बैंक खरीद लो तीनों सब्जेक्ट्स के, और कंटिन्यू उनके प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पे अटकते हो, कहीं पे कुछ आता नहीं है, तो प्रॉब्लम काउंटर पे जाओ और वहाँ से चीज़ों को क्लियर करो, तो यही आपके लिए बेस्ट मेथड हो सकता है। अब बात करते हैं एक और रिपीटर्स जो दूसरे टाइप के हैं। तो ये जो रिपीटर्स थे इनके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, आप देख लेना आप कौन से कैटेगरी में हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिपीटर्स की। दूसरे टाइप के जो रिपीटर्स होते हैं तो उनके पास में ना तो प्रॉपर नोट्स होते हैं और ना ही उन्होंने प्रॉपर क्लासेस लगाई हुई होती हैं। तो आपको एक अच्छी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। क्योंकि अच्छी कोचिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, छोटी कोचिंग के लिए इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि आपने क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, कभी ना कभी तो क्लास गए होंगे, तो आपको उस सिलेबस के बारे में, उस क्लास के पैटर्न के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के आपको उस क्लास के बारे में, उस पैटर्न के बारे में और उस पेपर के बारे में सब कुछ पता है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसमें कि आपको प्रॉपर नोट्स प्लस इसके साथ साथ सारी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। तो ये रिपीटर्स हो गए। अब मैंने कहा था कि मैं जो रिपीटर्स हैं, बहुत से कोचिंग ऐसे हैं जो बोलती हैं कि हम फ्रेशर्स में सिलेक्शन देते हैं सबसे ज़्यादा। तो मुझे आप ये बताओ कि जो बच्चा, ये कोचिंग वाले कौन से बच्चे को फ्रेशर बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको कि जो बच्चा 6th क्लास से फाउंडेशन कर रहा है उसी कोचिंग में, अगर 6th नहीं लगाना चाहते हैं तो 7th लगा के चल लो। अगर 7th क्लास से वो बच्चा स्टार्ट करता है तो 7th क्लास स्टार्ट करेगा सेम पैटर्न, फिर 8th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ेगा सेम फाउंडेशन, 9th क्लास में भी सेम करेगा। तो अपन मान के चल लेते हैं कि चलो 7th 8th और 9th क्लास, उनमें तो उनको समझ में नहीं आया होगा कि मैं करने का जा रहा हूँ या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं, बट फिर भी वो उस चीज़ के साथ तो चल ही रहे हैं कि जो उनको आगे चल के पढ़नी है। इसमें उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही होगा। नेक्स्ट आती है 9th क्लास तक, तो चलो अपन मान के चल लेते हैं कि उससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बच्चा छोटा होता है वो उतना सीरियस नहीं होता, चलो इसको मान लेते हैं, बट उसने रिपीट तो किया है 3 साल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्लास में। तो अगर अपन ये मान के चले कि 7th 8th 9th क्लास में बच्चा सीरियस नहीं था, उसको समझ नहीं थी, तो 10th क्लास के आते आते तक तो उनको ये पूरा समझ में आ ही जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 10th क्लास तो उनको बोर्ड का एग्जाम देना होता है, तो वहाँ तक बच्चों में समझ आ ही जाती है। चलो इसको भी मैं हटा के लेता हूँ एक बार। फिर बात करते हैं 11th क्लास के फाउंडेशन की। तो 11th क्लास के फाउंडेशन में भी वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो कि उन्होंने आगे एग्ज़ाम देनी होती है। सेम चीज़ होती है 12th क्लास में, वहाँ पर भी वो वही रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर अपन मान के चलें, लेकिन उसने 7th क्लास से अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, तो 7th 8th 9th 10th 11th और 12th, यानी कि 6 साल तक उसने कंटिन्यूसली वही चीज़ें पढ़ी जो कि उसको आगे पढ़नी है। लेकिन 6 साल तैयारी करने के बाद भी 12th के साथ उसका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर वो एक और ड्रॉप लेता है फर्स्ट ईयर के साथ, यानी कि अभी तो वो फ्रेशर हुआ, 12th उसने अभी पास किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम दिया है, वो 12th के साथ एग्ज़ाम दे रहा था, पहले भी दे रहा था, क्योंकि वो चीज़ें, क्योंकि 12th के बाद एग्ज़ाम दे सकता है, तो
उसने तैयारी तो पहले से कर रखी है ना कोचिंग के अंदर सब कुछ 7th क्लास से। तो जब फर्स्ट ईयर के अंदर यानी कि 12th के साथ भी उसका सिलेक्शन ना होने के बावजूद वो फर्स्ट अटैम्प्ट फिर और कोशिश करता है एक और अटैम्प्ट की, तब अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 700 720 जो भी है, तो उसको वो कोचिंग वाले बोलते हैं कि हमने फ्रेशर्स का सिलेक्शन दिया। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो बच्चा 7th क्लास से फाउंडेशन में है वो सेम चीज़ें पढ़ रहा है जो उसको नीट का पेपर देने के लिए ज़रूरत है, तो उसको फ्रेशर आप कैसे बोल सकते हो? वो 6 साल का रिपीटर हुआ। 6 साल भी अगर आप मान के नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, 10th क्लास है तो मानोगे। तो 10th 11th 12th और एक फर्स्ट ईयर फिर हो गया, यानी कि 4 ड्रॉप, यानी कि 4 साल से वो रिपीटर है। उसको कौन से एंगल से आप रिपीटर बोलोगे? आप खुद सोच के बताओ। तो वो अगर कोई कोचिंग आपसे दावा करते हैं कि हमने फ्रेशर्स के साथ फ्रेशर्स के साथ में इतने ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, तो उनसे पूछ लेना कि अच्छा तो ये फ्रेशर है तो वो कौन से क्लास से फ्रेशर है, 7th क्लास से फाउंडेशन में है या फिर कौन से क्लास से। इससे आपको बहुत से स्टूडेंट को यह समझने में आसानी होगी कि हाँ किस तरीके से होता है, क्योंकि 720 स्कोर करना इतना आसान नहीं है। बहुत से पड़ोसी आपको ये बोलेंगे कि हाँ सिर्फ 500 नंबर आए हैं नीट में, सिर्फ 550 नंबर, बट उनको ये समझ में नहीं आती कि 550 नंबर सिर्फ बोलने में आसान है बट स्कोर करने में उतना ही मुश्किल है। तो इस तरीके से उन स्टूडेंट के लिए आपको सारे समझा दिए मैंने कि फ्रेशर्स के लिए कौन से कोचिंग ठीक रहेंगे, फाउंडेशन के लिए कौन से ठीक रहेंगे और रिपीटर्स के लिए क्या ठीक रहेगा, वो मैंने सारा समझाने की कोशिश की है। अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए पहले से सॉरी। बाकी आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा कि किस तरीके से आप कोचिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ दिखावों पे ना जाकर आप अपने तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के सोच सकते हो। तो बाकी बहुत सारी जगह हैं, सीकर, जयपुर, कोटा, जितने भी हैं, वहाँ पर आप जहाँ पर कोचिंग करना चाहो वो आप इसके लिए फ्री हो। तो आई होप कि मैंने थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की होगी। अगर अच्छा लगा हो कहीं पर भी तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।